अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांजेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांजेब के साथ। स्टूडेंट, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड पीपीएससी लेक्चरर फिजिक्स, एफपीएससी और एमडी कैट में किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं, उनको हम डिस्कस भी करेंगे। उन तमाम एमसीक्यूज़ की ट्रिक्स को यहाँ मैं आपको बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन दरअसल है क्या। फ़र्ज़ करें आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया, वो अपनी मोशन में ऊपर की तरफ गया, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा और फिर वापस ज़मीन की तरफ आ गया। उसने क्या किया, ये मोशन अपनी 2 डायमेंशन में परफॉर्म की और उस पर सिर्फ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन अमर कर रहा था, जो कि क्या था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसकी इस तरह की मोशन को क्या कहेंगे बच्चे, प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक छोटी सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है 1 डायमेंशनल वर्टिकल मोशन। यानी एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक गया और वापस थ्रोअर के हैंड में आ गया। इसकी मोशन को हम डिस्कस करते हैं, इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं। तो चलो देखें, ये ऑब्जेक्ट आपने थ्रो किया ऊपर की तरफ, जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही थी, कम होते होते आखिरकार ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, उसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो गई। फिर ये वापस आ रहा था तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हुई और जब ये टकराने वाला था जमीन से तब इसकी वेलोसिटी यानी वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम थी। अब हम इसके दोनों कंपोनेंट्स का जिक्र कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैसे चल रहे थे और वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इस सूरत में तमाम जीरो होंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो मोशन हो ही नहीं रही, ये तो मोशन है ही वर्टिकली, तो इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तमाम क्या होंगे, जीरो। वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात करें तो वर्टिकल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट तो नहीं है, ऊपर जाते हुए डिक्रीज कर रही थी, नीचे आते हुए इंक्रीज कर रही थी, तो ये कांस्टेंट नहीं है। तो मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि मोमेंटम तो वेलोसिटी पे ही डिपेंड करता है। उसके अलावा आप ये देखें कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट, जो कि जी के बराबर होगा, क्योंकि ये अंडर 2 डायमेंशन मूव कर रहा है, हवा में मौजूद है, तो इस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा। अच्छा, खास बात मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमने एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दिया, बिल्कुल एयर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो जैसे ही आपने इसको थ्रो किया था उस वक्त स्टार्ट में इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, क्योंकि ये बिल्कुल ही थोड़ी सी हाइट पे था। फिर आहिस्ता आहिस्ता काइनेटिक एनर्जी कम होती गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती गई और मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। उसके बाद वापस जब ये नीचे आ रहा था तो जब ये टकराने वाला था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो चलें नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी 2 डायमेंशनल मोशन की। 2 डायमेंशनल मोशन बच्चे 2 तरह से हो सकती है प्रोजेक्टाइल की। 2 तरीके कौन कौन से हैं, एक तो ये है कि आप किसी हाइट पे खड़े हुए और हाइट से ऐसे आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। दूसरी मोशन कौन सी है, आप ग्राउंड पे खड़े हुए, ग्राउंड से आपने फेंका और वो वापस ग्राउंड पे आया। तो पहली मोशन कौन सी है कि अगर ऑब्जेक्ट को थ्रो किया हो किसी सर्टेन हाइट के ऊपर खड़े होकर, ठीक है, यहाँ पे आपको ग्राफ भी दिखाई दे रहा है। तो इस हाइट से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसकी मोशन को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट में क्या हुआ, जब आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो उस वक्त इसकी सारी की सारी वेलोसिटी क्या थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इस टाइम पे वर्टिकल वेलोसिटी थी ही नहीं, जीरो थी, क्योंकि वर्टिकल तो आपने इसको पुश दिया ही नहीं। अब इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगी। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये जब नीचे की तरफ आ रहा था, अब इसकी कुछ ना कुछ वर्टिकल वेलोसिटी भी है, वी वाई भी है, वी एक्स इस डायरेक्शन में, वी वाई इस डायरेक्शन में और वी इस डायरेक्शन में। ठीक हो गया, ये वी के दोनों कंपोनेंट्स है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट करके आप टोटल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जब ये नीचे की तरफ आ रहा था तो इसकी फाइनल वेलोसिटी आप देख लें इस डायरेक्शन में है, ये वी एफ एक्स कंपोनेंट है, ये वी एफ वाई कंपोनेंट है, ठीक है। तो और जो खास बात यह है कि इस पे एक्सेलरेशन क्या है, ए वाई इज इक्वल टू जी, वो हमेशा ड्यूरिंग द मोशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारी क्या होगी, एक ऐसे ऑब्जेक्ट की मोशन होगी जो किसी सर्टेन हाइट से हमने थ्रो किया था। अब हम बात करते हैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जिसको हमने अर्थ पे जमीन से थ्रो किया ऊपर की तरफ और वो जाके वापस जमीन पे गिर गया। ठीक हो गया, कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टली फासला तय करके, ठीक है। तो इसकी मोशन को हम डिस्कस करेंगे। जब हमने इनिशियली यहाँ से इसको थ्रो किया था तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों थी, ठीक है, थ्रो किया इसको। अब हम इसकी मोशन में
तमाम चीज़ों को, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को और वर्टिकल कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने आपको बता दिया, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0, और उसके ऊपर फोर्स भी क्या लगेगी, 0। एक्सेलरेशन और फोर्स ये दोनों बराबर होंगे, और एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक हो गया। अब यहां से उसने मूव करना शुरू किया, वो मूव करते करते कहां पहुंच गई, मैक्सिमम हाइट पे। यहां मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के क्या है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, हॉरिजॉन्टली है, तो यहां पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 0 होगा, एक्स कंपोनेंट जो है सिर्फ वही होगा टोटल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू वी आई एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। यहां पे वेलोसिटी 0 नहीं होगी, मिनिमम कह सकते हैं, लेकिन 0 नहीं होगी क्योंकि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो मौजूद है जो कि कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन। तो हमने क्या देखा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो गया मैक्सिमम हाइट पे, और टोटल वेलोसिटी जो थी वो सारी की सारी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था। उसके बाद इसने मजीद आगे मूव करना शुरू किया और ये नीचे की तरफ आया, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है। ठीक हो गया। अगर हम देखें वाई कंपोनेंट के बारे में, वाई कंपोनेंट क्या होगा, थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जाते हुए डिक्रीज करती जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के क्या हो जाएगा, 0, और फिर वापस आते हुए जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगा, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, और इस पे फोर्स कौन सी लग रही होगी, वेट के बराबर, Fy इक्वल टू mg, और मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं होगा, जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। अब बच्चे हमने इसको डिस्कस करना है एंगल फाई और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के लिहाज से इस पूरी मोशन को, यानी एंगल फाई किस तरीके से वेरी कर रहा है और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करती है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है एक्स कंपोनेंट वो किसके बराबर होगा, वी आई कॉस थीटा। क्यों, जो भी इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी होगी क्योंकि एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, लेकिन वाई कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं रहता, तो वी एफ वाई बराबर होगा वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं उस एंगल फाई की जो कि मैंने आपको बताया था, जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ये ऑब्जेक्ट बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। वो एंगल क्या होगा, वो एंगल होता है बच्चे फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। इस तरीके से आप ये एंगल निकाल सकते हैं। तो इसकी मोशन में हम देख लेते हैं एंगल किस तरीके से वेरी करेगा। एंगल कांस्टेंट नहीं रहेगा बिल्कुल भी, तो चलें देखें जी किस तरीके से वेरी करेगा। इस फर्स्ट हाफ के पोर्शन में एंगल फाई आपका क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव होगा। देखें एंगल क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिवली डिक्रीज करता जाएगा एंगल जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा फर्स्ट हाफ में। तो आप क्या कहेंगे कि एंगल पॉजिटिवली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, डिक्रीज करते करते कहां पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पे। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो एंगल फाई क्या हो जाएगा, 0। देखें पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा ना, तो फाई क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद ये नीचे की तरफ आएगा। ग्राफ्स मैंने आपको समझाए हैं, अगर आपने ग्राफ्स वाली वीडियो नहीं देखी तो ग्राफ वाली वीडियो लाजमी देखें। तो क्या है जी, फाई क्या होगा उसके बाद, नेगेटिव होगा। इस सेकंड हाफ पोर्शन के लिए, मैक्सिमम हाइट का मैं बता चुका हूं, सेकंड हाफ पोर्शन के लिए नेगेटिव होगा। सिर्फ नेगेटिव ही नहीं, नेगेटिवली इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, ये आपने याद करना है, लाजमी तौर पे इसको याद रखना है, ये एंगल नेगेटिवली इंक्रीज करता जा रहा है। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की, तो जैसे ही प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन पे, जैसे ही जहां से हमने इसको छोड़ा था वहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी बच्चे वो थी मैक्सिमम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, मिनिमम। लेकिन जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाके पहुंचा, मैक्सिमम हाइट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो हो गई जी मिनिमम, जबकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपके सामने जी, मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद उसने फिर नीचे की तरफ मूव करना शुरू किया, और नीचे आते आते क्या हुआ, जब वो बिल्कुल टकराने वाला था वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी बच्चे, मिनिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम। अब बच्चे ये मैं आपको बता देता हूं, वैसे आपको पता ही होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाइट पे डिपेंड करती है और काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करती है। तो अगर स्पीड ज़्यादा है, जिस पॉइंट पे भी स्पीड ज़्यादा है उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिस पॉइंट पे हाइट ज़्यादा है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन पे स्पीड ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड यहाँ पे भी स्पीड मैक्सिमम होती है, जबकि यहाँ पे स्पीड क्या होती है, मिनिमम होती है। तो इसी लिहाज से काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी वैरी करती हैं।
तो अब हम डिस्कस करते हैं बच्चे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बेसिकली ये क्या है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल? अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो वो जिस मैक्सिमम हाइट तक जाएगा उस हाइट को कहेंगे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फार्मूला आपके सामने लिखा गया है h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे थ्रो कर दिया, यानी ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, तो क्या होगा? बच्चे h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? देखें जरा 1 के, तो ये वी आई स्क्वायर ओवर 2g, तो इसको कहेंगे हम मैक्सिमम हाइट। ठीक है, यानी 90 डिग्री के एंगल पे हाइट क्या होगी? मैक्सिमम। अगर इसके लिहाज से इसका फार्मूला लिखा जाए, इस इक्वेशन को लिखा जाए आपके सामने जो लिखी है, तो h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर 2g किसके बराबर है? h मैक्सिमम यानी मैक्सिमम हाइट और साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये साइन स्क्वायर थीटा का फंक्शन है हाइट। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या है। रेंज क्या है कि जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसी प्रोजेक्टाइल ने कवर किया, कहां से जी? प्लेस ऑफ द प्रोजेक्शन से लेके जहां वो हिट कर रहा है ग्राउंड को, वहां तक जितना मैक्सिमम डिस्टेंस उसने कवर किया है उसको कहेंगे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फार्मूला आपके सामने मौजूद है वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। और रेंज मैक्सिमम कब होगी जी? फर्ज कर लें हमने इसको फेंका किस एंगल पे? 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, अगर 45 डिग्री के एंगल पे इसको थ्रो करें, वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा, थीटा है 45, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 90, साइन 90 क्या होता है? 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ वी आई स्क्वायर ओवर जी, यानी ये मैक्सिमम रेंज है। तो अगर इसका फार्मूला हम लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे? ये बच्चे क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी किसके बराबर है? मैक्सिमम रेंज के, तो R मैक्सिमम और साथ क्या लिखेंगे? साइन 2 थीटा, यानी ये साइन 2 थीटा का फंक्शन है। इसी तरीके से अगर आप देखें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जो कहां से कहां तक का है? जहां से ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया और वहां से शुरू होकर कहां तक का? जहां वो आके दोबारा जमीन से टकराएगा, तो इस टाइम को कहेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आपके सामने मौजूद है, टी इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर जी। टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कहां पे होगा जी? अगर एंगल कौन सा हम चूज करें? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल अगर हम चूज करें, t इज इक्वल टू 2vi ओवर g, ये मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। ठीक है, किस एंगल पे? 90 डिग्री पे, क्योंकि साइन 90 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमने पहले फार्मूला बनाए हैं, t इज इक्वल टू टी मैक्स और साथ क्या लिखेंगे? साइन थीटा, यानी ये साइन थीटा का फंक्शन है। उसके आगे हम चलते हैं। अब हमने देखना है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ फ्लाइट के दरमियान रिलेशन, यानी एक दूसरे को आपस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। असल में सवालात और एमसीक्यू इससे बहुत ज़्यादा आते हैं कि एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करना है। तो उसके लिए बच्चे बहुत आसान एक मैंने आपके लिए फार्मूला लिख दिया है, तो देखें ज़रा। 4h इज इक्वल टू r tan थीटा इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर ओवर 2। यहाँ पे क्या आ रहा है? हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यहाँ पे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यहाँ क्या आ रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट। यही है इनके दरमियान इंटर कन्वर्ट करने की इक्वेशंस। इसके जरिए आप इजीली इन सबको आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए कि एंगल है जी कितना? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे बताएं रेंज और हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के दरमियान क्या रिलेशन होगा। तो हम सिर्फ इतने पोर्शन को देखेंगे, सिर्फ इतने पोर्शन को, ये जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, टेन थीटा, टेन 45 क्या होता है? 1। तो h, ये जो 4h है वो किसके बराबर आ जाएगा? r के, क्योंकि क्या हुआ? टेन थीटा तो बराबर हो गया ना 1, टेन 45 1 हो गया। 4h इज इक्वल टू r। अगर यही एंगल हम लिख दें 76 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा? टेन थीटा की जगह टेन 76 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 4 दोनों तरफ से कैंसिल होगा और r बराबर आ जाएगा h के। तो बच्चे यहाँ पे ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आपके पास, जो कि क्या है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, तो आप बताएंगे जी 76 डिग्री पे। और रेंज 4 टाइम्स ऑफ हाइट कब होती है? किस एंगल पे? 45 डिग्री के एंगल पे। अब हम बात करेंगे चंद छोटे छोटे एमसीक्यू जो कि नॉलेज बेस्ड हैं और आपकी बुक में मौजूद है छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन की शक्ल में। तो यहाँ पे देखें बैलिस्टिक ट्राजेक्ट्री के बारे में बता रहे हैं, वाला ये मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात कर रहे हैं। वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही करता है ना, तो अगर वो शॉर्ट रेंज मिसाइल है तो उसका पाथ होगा पैराबोलिक।
अगर वो लॉन्ग रेंज मिसाइल है तो उसका पाथ क्या होगा, एलिप्टिकल। उसके अलावा यहाँ पे बता रहे हैं कि एक सवाल आता है जिसमें पूछा जाता है कि कौन से दो पेयर ऑफ एंगल हैं जिन पे रेंज बराबर होगी। तो हर ऑप्शन में दो दो पेयर दिए गए होते हैं, आपने क्या करना है, उन पेयर को आपस में जमा करके देखना है। जिन दो का भी जवाब आ जाए बराबर 90 के, तो आप कह देंगे जी इन पे रेंज सेम होती है, जैसे 30, 60, 45, 45, 35, 55, ठीक है। इन पे क्या होती है, रेंज आपस में बराबर होती है, जिनका सम बराबर हो किसके, 90 के, रेंजेस आर सेम। तो क्या होता है जी, अब रॉकेट के बारे में चंद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। रॉकेट क्या होता है, रॉकेट में गैसेस नीचे की तरफ इजेक्ट होती हैं और उसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। गैसेस बर्न होती है, नीचे की तरफ जाती हैं और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। वो जो गैसेस बर्न होती हैं उसमें फ्यूल कौन सा होता है, लिक्विड और सॉलिड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, ठीक हो गया। और वो रॉकेट 1 सेकंड में कितना फ्यूल का मास कंज्यूम करता है, 10,000 किलोग्राम मास कंज्यूम करता है। उसके साथ साथ जो गैसेस इजेक्ट हो रही होती हैं नीचे, तो वो किस स्पीड से इजेक्ट हो रही हैं, 4000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हो रही होती है। और रॉकेट का जो टोटल मास होता है उसका 80% सिर्फ उसका फ्यूल ही होता है। उसके बाद रॉकेट के चंद के ये फार्मूला है, A=mv/m, यहाँ से एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। ये क्या शो कर रहा है कि रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है वो अपने मास को इजेक्ट करता जाता है, उसका मास कम होता जाता है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ मूव करता है, उसका एक्सेलरेशन और ज्यादा बढ़ता जाता है। तो ये बच्चे हमारा आज का लेक्चर है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।